आईकॉम सेकेंड ईयर के मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साझेदार का प्रवेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हमें यह बात को जान लेना ज़रूरी है कि साझेदारी का प्रवेश का मतलब क्या है। तो साझेदारी के प्रवेश को समझने से पहले हमें एक शब्द को समझना है जिसका नाम है पुनर्गठन। अब हम लोग जानेंगे कि पुनर्गठन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो अभी इस चैप्टर के पहले ही जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर पुनर्गठन का विस्तार से अध्ययन कराया गया था। अभी मैं इसे संक्षिप्त में आगे बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसका मतलब विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो के नीचे में कॉमर्स पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है और इस वीडियो के नीचे कॉमर्स पॉइंट चाईबासा लिखा हुआ है और उसके बगल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो आप यहाँ जो कॉमर्स पॉइंट चाईबासा लिखा हुआ है, जैसे आप इसको आप टच करेंगे तो एक वीडियोज़ खोलेगा। उस वीडियो के नीचे वीडियो के सबसे ऊपर में लिखा हुआ होगा होम, उसके बाद लिखा रहेगा वीडियो, उसके बाद लिखा होगा प्लेलिस्ट। तो जैसे इस प्ले लिस्ट को आप टच करेंगे तो अब तक जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो सारे के सारे ग्रुप के साथ में दिया गया है, जहां से आप रिकंस्ट्रक्शन के मतलब को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन आइए हम लोग जो शुरुआत किए हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदार का प्रवेश। और साझेदार का प्रवेश को समझने के लिए हमें सबसे पहले पुनर्गठन का मतलब समझना होगा। तो पुनर्गठन का मतलब है कि हम जान चुके हैं कि जब भी किसी साझेदारी फर्म का निर्माण होता है तो उसका आधार समझौता होता है। किसी भी साझेदारी फर्म का निर्माण का आधार समझौता होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एग्रीमेंट कहते हैं। और इस समझौते में किसी भी तरह की अगर कोई परिवर्तन आती है तो वह यह परिवर्तन ही साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है, जिसमें फर्म जैसा है वैसा ही रहता है, केवल साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य बदल जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी साझेदारी समझौते का निर्माण, किसी भी साझेदारी फर्म का निर्माण समझौते के आधार पर हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, तो समझौतों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और समझौते में परिवर्तन की आवश्यकता के कारण जब समझौते में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन ही पुनर्गठन कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि निम्नलिखित कारणों से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। पहला कारण आपको बताया गया था, वह था लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण। दूसरा है साझेदार का फर्म में प्रवेश के कारण। तीसरा है वर्तमान साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण के कारण। चौथा है किसी साझेदार की मृत्यु होने के कारण। और पांचवा है दो या दो से
अधिक साझेदारी फर्म का एकीकरण होने पर। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का कारण ये 5 होता है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का जो आज का चैप्टर है उसका नाम है साझेदारी फर्म का प्रवेश। और हम जान चुके हैं कि जब भी कोई नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होगा तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। और आपको यह मैंने पिछले वीडियो में कई एक बार बता चुका हूँ कि लाभ साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये पांचों में एक ही तरह की एंट्री किए जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं आज आप लोगों को करने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर है साझेदार का प्रवेश। और साझेदार का प्रवेश को समझने के लिए हमें सबसे पहले पुनर्गठन का मतलब समझना होगा। तो मैंने बताया कि कोई भी साझेदारी फर्म का निर्माण समझौते के आधार पर होता है और समझौते में किसी भी तरह की परिवर्तन होती है तो वह परिवर्तन ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, जिसमें फर्म जैसा है वैसा ही रहता है, केवल समझौते में परिवर्तन हो जाता है। और इस समझौते में परिवर्तन होने से पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन के कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि अगर कोई साझेदारी फर्म अपने समझौते में परिवर्तन करके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना चाहता है तो वह पुनर्गठन कहलाता है। फिर जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो भी पुनर्गठन हो जाएगा। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो भी पुनर्गठन होगा। किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर भी पुनर्गठन होगा। 2 या 2 से अधिक फर्म का एकीकरण होने पर भी पुनर्गठन होगा। तो आपने जाना कि समझौते में किसी भी तरह का परिवर्तन चाहे किसी भी कारण से हो वो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो हमें कौन कौन से जर्नल बनाने पड़ते हैं, जिसकी चर्चा मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पुराने वीडियो में कर चुका हूं। लेकिन चूंकि आज नए सिरे से साझेदारी फर्म का प्रवेश प्रारंभ कर रहा हूं तो मैं फिर से उन्हीं जर्नल को लिख रहा हूं। लेकिन वही जर्नल आपके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय भी हुआ, वही जर्नल प्रवेश में भी होगा, वही अवकाश में भी होगा, वही मृत्यु में भी होगा, वही एकीकरण में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये पांचों का पांचों चैप्टर जो है वो पुनर्गठन से ही संबंधित है, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव होंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को जर्नल बताने वाला हूँ कि जर्नल क्या होगा जब फर्म का पुनर्गठन होता है, चाहे किसी भी कारण से हो। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर विस्तार से लिख रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इन जर्नल को इतने अच्छे से याद कर लीजिए कि आप इसे भूल ना पाए, क्योंकि ये जर्नल प्रथम में ही नहीं बल्कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों, ये 5 अध्याय है, पाँचों अध्याय में सेम जर्नल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 अध्याय जरूर हैं, लेकिन ये पाँचों अध्याय किसका हिस्सा है? पुनर्गठन का हिस्सा है। तो स्वाभाविक ही पाँचों में समानता होगी। तो क्या समानता होगी उसके संबंध में जर्नल हम आपको बता देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि नोट में लिखा जाएगा कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, तो कारण तो आपको पता है, वह कारण लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण हो सकता है, साझेदार का फर्म में प्रवेश के कारण हो सकता है, वर्तमान साझेदार का फर्म से अवकाश के कारण हो सकता है, किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर हो सकता है, या 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण पर हो सकता है। तो आप जान गए कि इन पांचों कंडीशन में जो यह जर्नल है, इस जर्नल के 2 स्टेप बिल्कुल सेम होंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है चाहे किसी भी कारण से हो, तो जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो निम्नलिखित जर्नल किए जाते हैं।
तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट स्टेप। क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप की एंट्री 1 में भी वही होगा, 2 में भी वही, 3 में भी वही, 4 में भी वही, 5 में भी वही। चाहे कोई भी कारण हो, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। और जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो हम निम्नलिखित जर्नल बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में है कि जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, उस समय फर्म की पुस्तकों में, पुस्तकों मतलब हो गया बैलेंस शीट या प्रश्न में, जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, उस समय फर्म की पुस्तकों में जो भी पुराना संचय लाभ हानि, ख्याति या कोई भी जमा राशि है तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। जो स्टूडेंट हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, आपको तो यह नियम अच्छे तरह से मालूम है कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उस समय फर्म की पुस्तकों में जो भी पुराना संचय लाभ हानि ख्याति या कोई भी जमा राशि है तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। यह आप अच्छे तरह से जानते हैं यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो यह चीज़ लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय भी होगा। यही चीज़ फर्म के प्रवेश के समय भी, अवकाश के समय भी, मृत्यु होने पर भी और एकीकरण होने पर भी है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो निम्नलिखित जर्नल किए जाएंगे। और उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप है, जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो उस समय फर्म की पुस्तकों के बैलेंस शीट में जो भी पुराना संचय हो, जो भी पुराना लाभ या हानि हो या ख्याति या कोई भी जमा राशि है तो उसे साझेदारों के बीच ध्यान रखना है कि किस अनुपात में, पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग सबसे पहला जर्नल करने वाले हैं, वो क्या है, संचय की राशि को बांटने पर। तो संचय का इंग्लिश होता है रिजर्व, और आप सभी जानते हैं कि संचय लाभ का हिस्सा होता है और लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जब लाभ को बांटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम लोग सबसे पहला जर्नल यहाँ लिखने वाले हैं, वो है संचय की राशि को साझेदारों के बीच बांटे जाने पर। संचय की राशि को साझेदारों के बीच बांटे जाने पर। और मैंने क्या कहा कि संचय लाभ का हिस्सा होता है और लाभ का बैलेंस होता है क्रेडिट। चूँकि हम लाभ को बांट रहे हैं तो वो लाभ खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे क्रेडिट से क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसे रिजर्व को बांटा जाना है, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में। तो यहाँ लिखाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस साझेदार को बीच बांट दिया जाएगा। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ, क्या चीज़ का अमाउंट है, रिजर्व। बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया पहला एंट्री, संचय की राशि को साझेदारों के बीच में बांटे जाने पर। अब संचय के बाद हमें क्या बांटना है, लाभों को। और आपको मालूम है कि लाभ का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट। तो लाभ को जब बांटेंगे तो चूँकि लाभ खत्म होगा तो जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ प्रश्न लिखाएगा लाभ को साझेदारों के बीच
बांटे जाने पर, लाभ को साझेदारों के बीच बांटे जाने पर। तो हम सभी जानते हैं कि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, चूंकि इसे बांटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो चूंकि लाभ का बैलेंस क्रेडिट होता है, चूंकि बांट रहे हैं तो यह उलट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। इस प्रॉफिट को किसको बांटना है, साझेदारों के बीच। तो यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ, क्या चीज़ का अमाउंट है, प्रॉफिट का। तो बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, तो उस समय फर्म की पुस्तक में जो भी पुराना संचय हो, या लाभ हो या हानि हो या ख्याति हो, तो कोई भी जमा राशि हो तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि हम लोगों ने अभी संचय की राशि को बांटा है, लाभ को बांटा है, अब किसको बांटना है, हानि का। तो लाभ का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है, तो हानि का क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको आगे बता रहे हैं, पेज पलट के। अब हम लोग लाभ के बाद हानि बांटेंगे। तो हानि को साझेदारों के बीच बांटे जाने पर। तो फिर आप जानते हैं कि हानि का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। चूंकि इसे हम बांट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हानि की राशि किसे बांटना है, साझेदारों के बीच। तो यहाँ हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोगों ने जाना संचय क्यों, लाभ को बांटे जाने पर, हानि को बांटे जाने पर। अब हम लोग जानेंगे ख्याति की राशि को बांटे जाने पर। तो ख्याति की राशि को बांटे जाने पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना होगा कि ख्याति दो तरह के होते हैं। एक होता है जो बैलेंस शीट में होती है और दूसरा जो होता है कि समायोजन में होता है। तो ख्याति का जर्नल बनाते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि प्रश्न में ख्याति कहाँ लिखा है। तो प्रश्न बनाते समय यह चीज़ हमें ध्यान देना होगी, ख्याति प्रश्न में कहाँ लिखा हुआ है। दो जगह हो सकता है, पहला हो सकता है बैलेंस शीट में, पहला हो सकता है बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि ख्याति की राशि बैलेंस शीट में दिया हो या प्रश्न में लिखा हो कि ख्याति फर्म में पहले से विद्यमान है, तो आप जान गए कि जब हम ख्याति का जर्नल बनाएंगे तो ख्याति का जर्नल बनाते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि प्रश्न में ख्याति कहाँ लिखा हुआ। दो जगह लिखे हो सकते हैं, पहला यदि ख्याति की राशि बैलेंस शीट में दिया हो या लिखा हो प्रश्न में लिखा हो कि ख्याति फर्म में पहले से विद्यमान है, तो जर्नल इस प्रकार होगा। तो आप यह अच्छे तरह से जानते हैं कि ख्याति क्या है।
तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यानी कि यह संपत्ति है और सभी संपत्तियों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो जब इसे साझेदारों के बीच में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इस गुडविल की राशि को हमें किसके बीच बांटना है, साझेदारों के बीच में। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इसका जर्नल हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने जाना है कि ख्याति का जर्नल बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में ख्याति कहाँ लिखा हुआ है। अगर यह ख्याति बैलेंस शीट में दिया गया है या प्रश्न में लिखा हो कि ख्याति फर्म में पहले से विद्यमान यानी पुराना ख्याति है, तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल बनाते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि जब ख्याति प्रश्न के समायोजन में दिया हुआ हो। समायोजन का मतलब है कि जब प्रश्न में बैलेंस शीट दी रहती है और बैलेंस शीट के नीचे जो सूचनाएं लिखी रहती है उसे ही हम लोग समायोजन कहते हैं। तो जब ख्याति प्रश्न के समायोजन में दिया गया हो, यह बैलेंस शीट और समायोजन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट जो कॉलम खींचकर एक तरफ कैपिटल लायबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड लिखा रहता है, तो वह बैलेंस शीट हो गया। और उसी बैलेंस शीट के नीचे में जो कुछ लाइनें लिखी हुई रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन। तो अगर ख्याति की राशि बैलेंस शीट में दिया हुआ हो तो जर्नल एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल बनाना। और अगर वो बैलेंस शीट में न दे करके प्रश्न के नीचे में बैलेंस शीट के नीचे में दिया हुआ हो तो उसे हम लोग कहते हैं समायोजन। तो जब ख्याति प्रश्न के समायोजन में दिया हो तो निम्नलिखित जर्नल बनाए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जर्नल बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल को हमने क्या कर दिया है, एडजस्टेड कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग ने ख्याति की जर्नल एंट्री कर ली। अब हम आपको रिवीजन करा दें कि मैंने आपको बतलाया कि अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदार का प्रवेश। और जब कोई एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तो साझेदारी फर्म की क्या हो जाती है, पुनर्गठन। और तब मैंने यहाँ लिखा कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, तो मैंने यहाँ पर 5 कारण बताया। यह पांचों कारण में जर्नल सबका एक ही जैसा होता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो निम्नलिखित जर्नल किए जाते हैं। वो उसका फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले प्रश्न में लिखा हो या लिखा हुआ ना हो, सबसे पहला काम हमको यानी फर्स्ट स्टेप में करना है कि जब साझेदारी का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो उस समय फर्म की पुस्तकें यानी कि बैलेंस शीट में जो भी पुराना संचय, लाभ हानि, ख्याति या कोई भी जमा राशि है तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान में रखना है अगर हमें जर्नल बनानी है। तो क्या चीज़ को बांटना है हमें, पुराने संचय को, तो हम लोगों ने संचय की राशि की एंट्री बनाई। फिर क्या लिखा है, लाभ का, तो हम लोगों ने लाभ का बनाया। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने हानि की एंट्री बनाई और ख्याति की एंट्री बनाई जो कि यहाँ पर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हानि की एंट्री बना दी। फिर हम लोगों ने ख्याति के बारे में बताया, तो हमने जाना कि ख्याति 2 तरह से हो सकते, एक होता है बैलेंस शीट में, तो अब जर्नल एंट्री ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल बनाओ। और दूसरा जब बैलेंस शीट के नीचे समायोजन में लिखा हुआ हो तो यहाँ पर जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनाओ। और आप जानते हो कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए ओल्ड
शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके बनाया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो आपने जान लिया कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो फर्स्ट स्टेप में ये सारे एंट्री करना पड़ता है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद जो हम लोग आते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में वो एंट्री होगा और अब सेकेंड स्टेप में देखना है कि क्या फर्म का पुनर्गठन के समय किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। तो ये चीज़ हमें देखना होगा। फर्स्ट स्टेप में तो हमें देखना है कि पुनर्गठन के समय अगर कोई पुराना संचय, पुराना लाभ, पुराना हानि या ख्याति है तो उसे ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ये हम जान गए। फर्स्ट स्टेप का अगर ये करने के बाद हमें फिर प्रश्न को देखना है कि क्या फर्म का पुनर्गठन के समय किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। यदि हाँ ये हुआ है तो हमें उसका जर्नल बनाना होगा। तो वो क्या जर्नल एंट्री बनाना होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ लिख रहा है क्या फर्म का पुनर्गठन के समय किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। अगर हाँ, अगर पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो किसकी पुनर्मूल्यांकन हुई है, एसेट्स की पुनर्मूल्यांकन हुई है या लायबिलिटीज़ के पुनर्मूल्यांकन हुई है। तो एसेट्स या लायबिलिटीज़ की जब पुनर्मूल्यांकन होगा, फिर से पुनर्मूल्यांकन होगा तो क्या होगा, तो पुनर्मूल्यांकन होगा तो या तो संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाएगी या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी। और दायित्व का अगर पुनर्मूल्यांकन होगा तो यहाँ पर वही हो जाएगा, या तो दायित्व के मूल्य में कमी होगी या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जब भी किसी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा तो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन यानी कि फिर से मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन। पुनर्मूल्यांकन का इंग्लिश क्या होता है, री मतलब फिर से, वैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन होगा तो क्या होगा, तो दो ही चीज़ होगी, या तो कीमत बढ़ेगी या तो कीमत घटेगी। इस तरह से हम लोग यहाँ पर 4 एंट्री बना सकते हैं। पहला होगा संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, दूसरा एंट्री होगा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, तीसरा होगा दायित्व के मूल्य में कमी होने पर और चौथा होगा दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो इस तरह से आपने जाना कि यदि पुनर्गठन के समय चाहे किसी भी कारण से पुनर्गठन हो रहा हो, उस समय अगर किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है तो यह 4 एंट्रीज होंगी। पहला संपत्ति के लिए 2 और दायित्व के लिए 2। तो आइए अब हम इसका जर्नल पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक। संपत्ति के लिए 2 कमी और वृद्धि, और फिर दायित्व के लिए 2 कमी और वृद्धि। इसकी जर्नल एंट्री हम लोग बना रहे हैं अगले पेज में। तो अब के लिए पुनर्मूल्यांकन के संबंध में सबसे पहला जर्नल एंट्री संपत्ति के लिए होगा। पहला है संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। पहला है संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। आप यह सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर कोई भी संपत्ति के मूल्य में हमें कमी होगा तो संपत्ति के मूल्य में कमी होना हमारे लिए हानि है, ठीक है। और यहाँ पर क्यों हानि हो रही है, तो चूंकि संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, यानी संपत्ति के मूल्य में रीवैल्यूएशन हो रहा है। और जब हानि होती है तो हानि को क्या करते हैं, डेबिट। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने से हानि हो रहा है, और जब हानि होगा तो रीवैल्यूएशन को किया जाएगा डेबिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों हानि हुई है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो यहाँ पर लिखाएगा टू सन्ड्री एसेट्स, मतलब हुआ कि वे सभी संपत्ति जिनकी के मूल्य में कमी हुई है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर लिखना है कि पहला एंट्री बनाना है संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। अब जानते हैं कि संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होगी तो कमी होने से हमें हानि होगी, और हानि होगा तो हानि का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इसलिए हम लोगों ने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट।
और किसके वजह से यह हानि हुई है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने से। तो यहाँ लिखेगा टू सन्ड्री एसेट, और यहाँ लिखाएगा वे सभी संपत्तियां जिनके मूल्य में कमी हुई है। और आप यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर, कमी का इंग्लिश क्या होता है, डिक्रीज। तो अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर डिक्रीज, पहला एंट्री हो गया। फिर संपत्ति के पक्ष में दूसरा एंट्री होगा, वह है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो दूसरा एंट्री हम लोग लिखेंगे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो आप सभी जानते हैं कि जब संपत्ति के मूल्य, किसी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, लाभ। और आप लाभ होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लाभ होगा तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और ये जो लाभ हुआ किसके वजह से हुआ, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। तो यहाँ लिखा जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो कौन से सन्ड्री एसेट्स, तो वे सभी संपत्ति जिनके मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो संपत्ति के पक्ष में दो एंट्री हो गया, पहला संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, और दूसरा हो गया संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर हानि होगा, और हानि होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। और संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो हमें लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। और नरेशन हो जाएगा सेम एंट्री, इसका उल्टा कर दीजिए कि बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर, वहाँ डिक्रीज था तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ हो जाएगा इंक्रीज्ड। तो संपत्ति के पक्ष में दो एंट्री हो गए। अब संपत्ति के बाद हमें एंट्री करनी है दायित्व की। संपत्ति के बाद हमें एंट्री करनी है दायित्व की। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दायित्व। और आप जानते हैं कि दायित्व का मतलब कर्ज या उधार होता है। दायित्व का मतलब क्या होता है, कर्ज या उधार। तो हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। दायित्व के मूल्य में कमी होने पर। तो हम जानते हैं कि दायित्व के मूल्य में कमी होना, दायित्व यानी कर्ज में कमी आना। तो आप सभी कहिएगा भैया कर्ज बढ़ना अच्छा होता है कि कर्ज घटना अच्छा होता है। तो आप सही कहिएगा कि दायित्व यानी कर्ज के मूल्य में कमी होना। अगर कर्ज मेरा कम हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, यानी कि लाभ है। और जब लाभ होगा तो हम लोग रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। किसके वजह से, सन्ड्री लायबिलिटीज़ के वजह से। तो यहाँ लिखा है सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट। और आप रफ लिख सकते हैं कि वे सभी दायित्व जिनके मूल्य में कमी हो रही है। नरेशन आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा पहले जैसा। बीइंग, एक नरेशन याद कर लिए तो सारे नरेशन याद हो जाएंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ, आप यहाँ क्या लिखे थे, सन्ड्री एसेट। तो यहाँ हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज आर, क्या हो रहा है, कमी, यानी कि डिक्रीज। यहाँ लिखाएगा डिक्रीज, ये हो गया। फिर दायित्व में के मूल्य में कमी होने के बाद अब आ जाएगा दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि दायित्व का मतलब कर्ज या उधार होता है, और कर्ज के मूल्य में वृद्धि यानी कर्ज बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं कि कर्ज बढ़ना हमारे लिए हानि है, और जब हानि होगा तो हानि का बैलेंस होता है डेबिट। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू किसके वजह से हो रहा है, तो दायित्व में कमी। तो यहाँ लिखा जाएगा टू सन्ड्री लायबिलिटीज। कौन से दायित्व, तो वे दायित्व जिनके मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो जिनके मूल्य में वृद्धि हो रहा है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग, सेम होगा, बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज आर, क्या हो रहा है, डिक्रीज के जगह में हो जाएगा इंक्रीज्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जब भी किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो संपत्ति के मूल्य में या तो कमी हो जाएगी या तो वृद्धि हो जाएगा। तो संपत्ति के लिए दो एंट्री होगा,
और फिर संपत्ति के बाद दायित्व में भी 2 होगा, या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट स्टेप में हम पुराना संचय, पुराना लाभ हानि ख्याति को साझेदारों के बीच में बांट देते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि क्या किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, यदि हाँ तो हम लोग पुनर्मूल्यांकन का एंट्री करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन के संबंध में संपत्ति के लिए 2 और दायित्व के लिए 2 होता है। कभी कभी प्रश्न में लिखा रहता है कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो लिखे जाने से छूट गया है और कुछ ऐसे दायित्व है जिनके लिखे जाने से छूट गया है। तो कोई चीज़ जब लिखे जाने से छूट गया है तो उसका सुधार है कि आप फिर से लिख दीजिए। तो ये 5वां और 6ठा एंट्री अगर लिखा रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। वो 5वां एंट्री लिखा रहेगा अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर, यानी कि कोई ऐसी संपत्ति है जो कि लिखा हुआ नहीं था, हमें पता नहीं था कि वो हमारी संपत्ति है, लेकिन हमें एटेंडम पता चला कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिसे हम लिखे नहीं थे लेकिन वो मेरा ही है। तो यह यानी कि वैसा संपत्ति जिसके बारे में कल तक हमें जानकारी नहीं थी और अब पता चलेगा कि वो संपत्ति हमारा है, तो हमारे लिए क्या होगा? तो आप खुद कहेंगे सर वो मेरे लिए क्या होगा? लाभ होगा। तो अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर हमें लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो लाभ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। किसके वजह से? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के वजह से। तो यहाँ लिखाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी वह एसेट जिसको लिखा हुआ नहीं किया था तो उसको हम लोग लिखेंगे, और इसे लिखना हमारे लिए लाभ है, इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन हो जाएगा बीइंग amount of unrecorded assets recorded। ठीक है। अब अलिखित संपत्ति के बाद आ जाएगा अलिखित दायित्व का लेखा करने पर। अलिखित दायित्व का लेखा करने पर, तो जब अलिखित दायित्व का लेखा करेंगे तो दायित्व का लेखा करना मतलब कर्ज का लेखा करना। कल तक आप सोच रहे थे कि भैया मेरे पास कोई कर्ज नहीं है, लेकिन एकाएक कोई ऐसा कर्ज है जो कि आपको पता चला कि यह कर्ज के बारे में आप लिखे नहीं थे लेकिन हमें उसे वो उधार या वो राशि देनी है। तो आपको मज़ा आएगा कि टेंशन हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा कि भैया कल तक हम यह मान रहे थे कि मेरे पास कोई कर्ज नहीं है, लेकिन एटेंडम एक अलिखित दायित्व, ऐसा दायित्व जिसके बारे में लिखा हुआ नहीं था, हम जानते नहीं थे, अब वो पता चला कि वो दायित्व हमें देना है। तो स्वाभाविक है फर्म को क्या हो जाएगा? टेंशन, यानी कि हानि हो जाएगी। तो अलिखित दायित्व का जब लेखा करेंगे तो हमें हानि होगा, और हानि का बैलेंस होता है डेबिट। तो क्या होगा? तो ये होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। किसके वजह से? तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के वजह से। तो यहाँ लिखाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह से जान गए कि संपत्ति और जब दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर 2, एक कमी और वृद्धि की एंट्री होगी। दायित्व के लिए 2, एक कमी और वृद्धि की एंट्री होगी। और 5वां और 6ठा कि वैसी संपत्तियां जो लिखा हुआ नहीं है और वैसे दायित्व जो लिखा हुआ नहीं है। तो ये हो गया पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जर्नल। अब यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट देखना है कि आपने जितनी भी संपत्ति और जितने भी दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया, या अलिखित संपत्ति या अलिखित दायित्व लिखा, तो इस सब से या तो आपको हानि हुआ है या लाभ हुआ है। तो यहाँ पर हानि हुआ, फिर लाभ हुआ, फिर यहाँ पर लाभ हुआ, फिर हानि हुआ। तो यहाँ पर अनेक बार लाभ और हानि हुआ है, लेकिन टोटल लाभ या हानि कितना हुआ? तो इन टोटल लाभ और हानि का जब हम गणना करते हैं तो वह कहलाता है पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि। तब हम लोग 7वां एंट्री बनाते हैं, वह है कि पुनर्मूल्यांकन से कुल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि का जर्नल बनाना होगा। तो कुल लाभ या हानि का जर्नल आप जाना कि ये जो 6 एंट्री आपने पढ़ा, ये 6 एंट्री क्यों पढ़ा? तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कमी के कारण, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि और कमी के कारण, अलिखित संपत्ति और अलिखित दायित्व सबको लिखने के कारण। तो ये जो 6 एंट्री आपने की, तो कहीं पर आपको हानि हुआ है तो कहीं पर आपको लाभ हुआ है, लेकिन टोटल लाभ या हानि हुआ
उस टोटल लाभ या हानि को हम लोग कहेंगे पुनर्मूल्यांकन से कुल लाभ या हानि होने पर। तब हम लोग यहाँ पर टोटल पुनर्मूल्यांकन से लाभ और हानि की गणना करेंगे, जो कि सवाल बनाते समय बताएंगे। तो जब भी हम टोटल पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो टोटल में या तो हमें लाभ होगा या हानि होगा। तो यह 7वां एंट्री हमें बनाना होगा पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर, और जब हानि होगा तो उसी एंट्री को उलट देंगे। तो ये इतना एंट्री करने के बाद आपका पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा। तो आपने जान लिया कि यह जो 7 एंट्री है वह पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है। आप को अब हम बता दें कि पुनर्मूल्यांकन से लाभ होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा। इसके लिए हम पेज पलट रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि संपत्ति एवं दायित्व, हम लोगों ने अभी संपत्ति का भी पुनर्मूल्यांकन किया और दायित्वों का भी। तो लिखा गया संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर। तो क्या चीज़ से लाभ हो रहा है? पुनर्मूल्यांकन से लाभ हो रहा है। और पुनर्मूल्यांकन से जब लाभ होगा तो पुनर्मूल्यांकन का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। चूंकि अब इसे हम क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये जो लाभ हुआ इस लाभ की राशि को किसको बांटना है? साझेदारों के बीच। कौन से साझेदारों के बीच? पुराने साझेदारों के बीच। तो यहाँ लिखा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके जर्नल को समझिएगा। क्या लिखा? संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर। क्या चीज़ से लाभ? पुनर्मूल्यांकन से लाभ। लाभ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इस लाभ को जब हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या चीज़ से लाभ हुआ है? पुनर्मूल्यांकन से, इसलिए हम लोग यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। आप बोलेंगे कि सर जब जब लाभ हुआ है तो लाभ को आप क्रेडिट किए थे तो यहाँ डेबिट क्यों किए? तो ये समझना कि बेटे ये समायोजन का एंट्री है। और क्या लिखा है? संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से लाभ। तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ, तो लाभ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो जब उसे बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसलिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा गया है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट है उसे साझेदारों के बीच में बांट दिया गया। और अब जानते हो कि लाभ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हानि। तो हानि जब होगी तो इसी की एंट्रीज को क्या कर देना? पलट देना। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है, इसे अपलोड करने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आखिरी एंट्री नहीं लिख रहा हूँ। तो 7वां के बाद 8वां एंट्री क्या होगा? अगर प्रश्न में लाभ नहीं होगा तो क्या होगा? हानि। तो जब हानि होगा तो इसको उल्टा कर देना, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं यह समझा दे रहा हूँ कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो आपको मालूम है कि पुनर्गठन 5 कारणों से होता है। पहला, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। दूसरा, फर्म के प्रवेश, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रवेश, साझेदार का प्रवेश के कारण। तीसरा, साझेदार का अवकाश के कारण। चौथा, साझेदार की मृत्यु के कारण। और 5वां, साझेदारी फर्म का एकीकरण के कारण। तो इन 5 कारणों में जब भी 5 में से कोई भी कारण हो तो वह फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। और जब भी पुनर्गठन फर्म का होगा तो हम जर्नल जो है वो जर्नल को 2 स्टेप में बांट देंगे। जर्नल को 2 स्टेप में बांटेंगे। और वह 2 स्टेप जो होगा वो क्या होगा? तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे? पुराना संचय, लाभ, हानि, ख्याति को ओल्ड रेशियो में साझेदारों के बीच बांटेंगे, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट स्टेप में एंट्री बताया। और फिर आ गया दूसरा स्टेप यानी सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप जो होगा वो किससे संबंधित होगा? पुनर्मूल्यांकन से। तो ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप फर्म के पुनर्गठन, चाहे लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण हो,
चाहे प्रवेश के कारण हो, चाहे अवकाश के कारण हो, चाहे मृत्यु के कारण हो, चाहे एकीकरण। ये 5 अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन ये पांचों अलग अलग चैप्टर किसका हिस्सा है? पुनर्गठन का हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा था कि ये पांचों चैप्टर एक ही जैसा है। और आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने जो भी जर्नल आज की क्लास में बताई, ये सारे के सारे चैप्टर जब हम लोग लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण जब पुराना चैप्टर हम पढ़े थे, उसमें सेम टू सेम 100% सेम जर्नल आपको बताया गया था। अब वही चीज़ प्रवेश में भी दोहराएगा, वही चीज़ अवकाश में भी दोहराएगा, वही चीज़ मृत्यु में भी। तो अभी जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको मालूम हो चुका है इस चैप्टर का नाम है साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार का जब प्रवेश होगा तो कौन कौन से जर्नल बनाएंगे? तो आपको मालूम है कि जब साझेदार का प्रवेश होगा तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, और पुनर्गठन होगा तो हम लोग सबसे पहला जो एंट्री बनाएंगे वो फर्स्ट स्टेप में बनाएंगे। और फर्स्ट स्टेप में पुराना संचय, पुराना लाभ हानि ख्याति को बांटेंगे, जो कि अभी तुरंत बता दिए हैं। फिर फर्स्ट स्टेप के बाद हम लोग सेकेंड स्टेप बनाएंगे, और मालूम है कि सेकेंड स्टेप पुनर्मूल्यांकन के संबंध में होता है। और अगर पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो सेकेंड स्टेप में हम लोग पुनर्मूल्यांकन का स्टेप बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जब थर्ड स्टेप होगा वो देखना होगा कि थर्ड स्टेप में अगर साझेदार का प्रवेश हुआ है तो हम यहाँ पर प्रवेश का एंट्री बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में अगर प्रवेश ना होकर अवकाश हुआ है तो हम यहाँ पर प्रवेश के जगह में अवकाश का एंट्री बनाएंगे। थर्ड स्टेप में अगर अवकाश ना होकर मृत्यु हुई है तो हम लोग यहाँ पर मृत्यु का एंट्री बनाएंगे। और थर्ड स्टेप में अगर फर्म का एकीकरण हुआ है तो एकीकरण एंट्री बनाएंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो फर्स्ट स्टेप 100% सेम होगा, सेकेंड स्टेप भी 100% सेम होगा, और जब थर्ड स्टेप में आएंगे तब देखेंगे कि क्या यह प्रवेश है तो हम प्रवेश का एंट्री बनाएंगे, क्या यह अवकाश है तो थर्ड स्टेप में हम प्रवेश के जगह में अवकाश का एंट्री बनाएंगे, क्या यह मृत्यु है तो थर्ड स्टेप में हम मृत्यु का एंट्री बनाएंगे, और क्या यह एकीकरण हो रहा है तो थर्ड स्टेप में एकीकरण का एंट्री बनाएंगे। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेप बिल्कुल सेम होगा और ये सभी चैप्टर में एक जैसे होंगे। और अब हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो तो आपको पहले से ही ये सारे जर्नल याद होंगे, लेकिन आप और अच्छे से जर्नल याद कर लेना, क्योंकि साझेदारी के यह 5 चैप्टर पढ़ने हैं और पांचों चैप्टर में फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप बिल्कुल सेम होगा। तो इस वीडियो के बाद अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि जब एक साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो कौन कौन से जर्नल होंगे। तो जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो पुनर्गठन होगा, और पुनर्गठन होगा तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप तो होगा ही होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप इस वीडियो में बता दिए, और अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे कि प्रवेश होने पर हम लोग कौन कौन से जर्नल एंट्री करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि साझेदार के प्रवेश के समय हम लोग कौन कौन से जर्नल एंट्रीज को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इन सभी जर्नल को अच्छे तरह से याद कर लेना।